नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। 8,260 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बोले, डबल इंजन सरकार रच रही है इतिहास। बिहार चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार थमा। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 122 सीटों पर 11 नवंबर को होगा मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में महागठबंधन की बड़ी मुश्किलें। 10 सीटों पर विपक्षी नेता एक दूसरे को दे रहे हैं टक्कर। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी छापेमारी। काउंटर इंटेलिजेंस विंग और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को दिया अंजाम। पाकिस्तान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावरफुल होंगे असीम मुनीर। शाहबाज सरकार का संविधान में संशोधन का ऐलान। विपक्ष ने किया विरोध। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। आज उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। 25 वर्ष पूरे होने पर आज पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने गढ़वाली में अपना संबोधन शुरू करके लोगों में जोश भर दिया। इसके साथ ही 8,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार की अहमियत भी बताई। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा होगा, इसका मंत्र भी दिया। पीएम के भव्य रोड शो में उमड़ी भीड़ ने उन पर फूलों की बारिश की। पीएम मोदी ने कहा, मैंने जब ये कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था, मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो संदेश दिया है, उसके क्या है संकेत? देखिए, सबसे बड़ी चीज कांग्रेस पार्टी को हवा तक नहीं लगा। और आप देखिए, तैयारी शुरू हो गई प्रधानमंत्री मोदी की। उत्तराखंड में चुनाव जीतने की वो जो नींव जो है आज उन्होंने डाल दी। 2027 के जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाएंगे जी। मतलब 1 साल बचा हुआ है। राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, पिछले 6 महीने में तो वो उत्तराखंड गए नहीं, पूजा पाठ के लिए भी नहीं जाते। फर्जी हिंदू हैं, लेकिन फिर भी केदारनाथ है, गंगोत्री है, बद्री विशाल है, आपने बुरी तरह से उसे छोड़ रखा है। आज 3-4 चीजें हुई है। इसे कहते हैं 24x7x365 पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। सारे लोगों का ध्यान उधर इधर रैली कर दी। देखिए क्या भीड़ उमड़ी हुई, ऐसा लग रहा है चुनाव हो रहा है। आपने सौगात भी दे दी और यह भी कहा कि भाई अब किस तरीके से इसको आगे लेकर के जाना है। पूरा ब्लूप्रिंट बताया कि पूरी दुनिया का स्पिरिचुअल टूरिज्म उसको करना है, उसका केंद्र बनाना है उत्तराखंड को। और उन्होंने एक तरह से ऐलान भी कर दिया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। और जहां कहीं भी गड़बड़ी नजर आती थी तो बीजेपी वाले जो है मुख्यमंत्री को बदलने का काम करते थे। तो लोग कहते थे कि भाई सरकार तो चलती है, मुख्यमंत्री बदलता रहता है। तो पहली चीज, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी तैयारी की शुरुआत कर दी, जीत लिया, क्योंकि अपोजिशन वहां है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का जनता से कोई लेना देना ही नहीं रहा, दूर चले गए। राहुल गांधी वगैरह के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। संगठन में तो देहरादून में अगर आप जाए, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे घंटा घर के पास है, वो ऐसा लग रहा है कि कोई वो वहां पे कोई हॉरर मूवी की शूटिंग हो सकती है। कोई होता ही नहीं वहां पे। दूसरी चीज उन्होंने क्या कर दिया, मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। खबर चल रही थी कि धामी साहब को बदला जा सकता है, ये एक पैटर्न हर जगह चलता रहता है। तो आज वो भी क्लियर हो गया कि धामी साहब टिके रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि दिस इज हाउ प्रधानमंत्री मोदी वो अपने जो पॉलिटिकल कैलेंडर है उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। आने वाला अभी तो माहौल अभी से ही बन गया और कांग्रेस पार्टी
वो सो रही है। उत्तराखंड में तो सो ही रही है, जहां चुनाव हो रहा है वहां भी राहुल गांधी सो रहे थे। जी। खबरों में अब बात बिहार चुनाव प्रचार की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। इन सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने हुंकार भरे। अमित शाह ने सासाराम में अपनी रैली में कहा, हम बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने 3-3 जनसभाएं की। योगी ने एक बार फिर यूपी की तर्ज पर बिहार को अपराध मुक्त करने की बात कही और एनडीए के लिए वोट मांगे। सीएम नीतीश ने कैमूर के चैनपुर में जमा खान के लिए चुनाव प्रचार किया। लालू का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि खुद हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया, वो केवल परिवार का सोचते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में 16 जनसभाएं की। राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में रैली की। राजनाथ सिंह ने भी एनडीए के लिए वोट मांगे। डॉक्टर साहब, चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन एनडीए ने जिस तरह से आज अपनी ताकत दिखाई है उसका एहसास महागठबंधन को हो गया। देखिए, आप इस बात को समझिए, द काइंड ऑफ प्लानिंग दे हैव वो अनमैच्ड है। ये आपस में महागठबंधन लड़ रहा है। और अमित शाह कहां थे? सासाराम में। नीतीश कुमार कहां थे? चैनपुर में। ये सब आसपास कैमूर, सासाराम, सब शाहाबाद का इलाका है। पिछली बार आप हर जगह हार रहे थे और महागठबंधन को ये जमा खान के लिए जो प्रचार करने के लिए गए, वो महागठबंधन का हिस्सा था। वो महागठबंधन का हिस्सा था। पार्टी बदल के उसने जेडीयू ज्वाइन कर लिया और काफी पॉपुलर है। और चैनपुर के अंदर वो हिंदू लोग भी उसको वोट करते हैं। उस तरह का व्यक्तित्व है। पिछली बार ये जो इलाका है, जहां आज सासाराम में आप देखिए, वहां कोई बैंक की डकैती करने वाला शख्स को जो है आरजेडी ने टिकट दे दिया था और हेमंत सोरेन को आपने सीटें नहीं दी तो उसने सीधे घोषणा के बाद सीधे उठवा लिया था। झारखंड की पुलिस आई, उठा के लेकर के चली गई। तो पिछली बार इस इलाके में बीजेपी जेडीयू को बहुत बड़ा झटका लगा था और इस बार ऐसा लग रहा है कि जो ताबड़तोड़ तैयारी और प्लानिंग के साथ वहां पे कैंपेन किया गया, सीटों का एडजस्टमेंट किया गया, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी प्लान के साथ सारा काम कर रही थी और जिसका फायदा साफ साफ नजर आ रहा है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में महागठबंधन की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। दूसरे चरण में आरजेडी की साख दांव पर है क्योंकि वो सबसे ज्यादा 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण की 10 सीटों पर महागठबंधन आपस में ही लड़ता नजर आ रहा है। जिन सीटों पर महागठबंधन के नेता आपस में तलवारें भांज रहे हैं उनमें कैमूर की चैनपुर, सासाराम की करगहर, पश्चिम चंपारण की नरकटियागंज, जमुई की सिकंदरा, भागलपुर जिले की कहलगांव और सुल्तानगंज सीट तक शामिल है, जहां महागठबंधन के नेताओं के बीच खुलकर जुबानी जंग देखने को मिली। कैमूर की चैनपुर में मुकेश सैनी की वीआईपी और आरजेडी में मुकाबला है, तो पश्चिमी चंपारण की नरकटियागंज में आरजेडी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। दूसरे चरण में महागठबंधन जिन सीटों पर आपस में लड़ रहा है उसका कितना खामियाजा भुगतना होगा? देखिए, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बीजेपी से क्या लड़ेंगे? आपने इससे इतने सारे डिटेल्स दे दिए। ये चैनपुर वही जहां जमा खान लड़ रहा है, उसको कौन हराएगा? कोई विपक्ष की तरफ से दो लड़ रहे हैं। भाई, जब मुकेश सहनी के भाई के खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार खड़ा था जी, और अंततः तो उसको बैठना पड़ा क्योंकि वो बुरी तरीके से हारने जा रहा था, तो ये तो स्थिति हर जगह है। 15 इस तरह की सीटें हैं कि जहां पे जो है आपके ही उम्मीदवार, आपकी ही पार्टी के लोग एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि आप दिल्ली और पटना में बैठ के अपनी नेतागिरी आपने की और आपके कंट्रोल में आपका नेता, आपके काडर नहीं है। बीजेपी में कोई ऐसा कर सकता है? कोई ऐसा कर सकता है क्या कि आप पार्टी के मन मुताबिक के मन के खिलाफ जाकर आप चुनाव लड़े और पार्टी में बने रहे? उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। उसकी वो चुनाव हारे इसको भी सुनिश्चित कर लेगी बीजेपी। तो ये तो एक इनडिसिप्लिन जो साफ साफ नजर आ रहा है। और दूसरा कि कोऑर्डिनेशन अमंग टॉप लीडर्स। जब मुकेश सहनी की सीट पे ये गड़बड़ है, अब मैं आपको आपने बताया नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है राजेश राम जी, बिहार का, उसकी सीटें फंसी हुई है।
उसकी सीट फंसी हुई है। तो ये जो महागठबंधन जो इस बार इन लोगों ने जो चुनाव लड़ा, ये बीजेपी से कम आपस में ही ज्यादा लड़ रहे थे। सही कहा आपने सर। अब बात छापेमारी की। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने वालों की शामत आ चुकी है। लगातार दूसरे दिन आतंकवादियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला। यह ऑपरेशन घाटी के 5 जिलों पुलवामा, शोपिया, श्रीनगर, बारामूला और कुलगांव में जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग और पुलिस ने चलाया। आज सर्च टीम को बड़ी कामयाबी भी मिली। यह सर्च ऑपरेशन सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर किया गया। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने सोशल मीडिया के जरिए आतंक को बढ़ावा देने वालों पर शिकंजा कस लिया है, जिससे सीएम उमर अब्दुल्ला की भी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दिन भी जिस तरह से छापेमारी हुई है, वो क्या संकेत? देखिए, संकेत बिल्कुल साफ है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है, तो वहां के हुक्मरानों का एक सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप कश्मीर का मुद्दा उठा दें, हिंदुस्तान में कोई ब्लास्ट करवा दें, कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे दें, हिंदुस्तान उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और उसके बाद जंग की शुरुआत हो जाएगी। तो पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है, उनको एक लाइफलाइन मिल जाती है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जिस हिसाब से बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, वहां के इंटरनल स्थिति खराब हुई है। तो ऐसे मीर जाफरों की तलाश बहुत जरूरी है, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है कि जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी एजेंट बनके वो पाकिस्तान के एजेंडे को चलाते। तो इसी के तहत आप ये समझिए कि जब से आर्टिकल 370 लगाया गया है, 2-3 हजार इस तरह के लोग जो आइदर उस टेरर नेटवर्क को फंड करते थे, मॉरल सपोर्ट देते थे, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते थे, ग्राउंड वर्कर की तरह काम करते थे, स्लीपर सेल की तरह काम करते थे, कुछ लोग रिक्रूट करते थे, इन सबको चुन चुन के पकड़ के अंदर डाला गया है। अब सोशल मीडिया पे जो समर्थन देने की काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उनके ऊपर दबिश दी गई है। बिल्कुल ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो बिहार हो, बांग्लादेश हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो। हिंदुस्तान के खिलाफ जो कोई भी आग उगले, हिंदुस्तान में समुदायों को लड़ाने के लिए जाति धर्म के नाम पे तमाशा करे, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, और खबरों के आखिर में बात मुनीर की। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार संविधान में 27वां संशोधन लाने की तैयारी में है। इससे सेना प्रमुख को ज्यादा ताकत मिलेगी। पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 243 में बदलाव किया जा रहा है। यह आर्टिकल सेना प्रमुख की नियुक्ति और आर्म फोर्स के कमांड से जुड़ा है, जिसके तहत कमांडर इन चीफ नाम से नया संवैधानिक पद बनेगा। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 14 नवंबर को इस पर वोटिंग होगी। मुनीर 2027 में रिटायर होने वाले हैं। अब इस संशोधन के जरिए लाइफ टाइम मुनीर पावर में बने रहेंगे। इमरान खान की पार्टी ने इसका विरोध किया है। डॉक्टर साहब, मुनीर को जो ताकत दी जा रही है, उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगतेगा? बिल्कुल भुगतेगा। यह अजीबोगरीब कहानी है। यह पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी भी डेमोक्रेटिक तथा कथित डेमोक्रेटिक सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशनली गाइडेड ऑटोक्रेसी तानाशाह को बकायदा संविधान के तहत बना करके बिठाया जा रहा है। तानाशाही आती है कि लोग जो है वो डेमोक्रेटिक संविधान को कुचल करके वो कोई सत्ता पे काबिज हो जाता है, फिर सब कुछ को बदलता है। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। यहां संविधान बदला जा रहा है कि मुझे नया बाप मिल जाए। ना पाकिस्तान हैज गॉट न्यू डैडी। कुत्तों वाली हालत हो गई है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ क्या हुआ है समझ लीजिए। कैबिनेट ने पास कर दिया, पार्लियामेंट में अब इसको पेश किया जाएगा, वो पास हो जाएगा तो फिर ताउम्र मुनीर जो है वहां पे सीडीएफ बना रहेगा, है ना, डिफेंस फोर्स, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। ये नया पदवी क्रिएट किया गया है। वो क्या करेगा? वो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का भी चीफ हो जाएगा। उसको कौन हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता। लिटरली कोई नहीं। हिरण्यकशिपु हो गया है वो। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि उसके लिए इंपीचमेंट लाना पड़ेगा। इंपीचमेंट ऐसे नहीं कि
पार्लियामेंट में डिसाइड हो गया, कर दिया। आपको राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी होगी, क्या कंप्लेन है वो बताना होगा, फिर उस कंप्लेन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको कहेगा कि हाँ इसके लिए वो दोषी है, तब जाकर के वो इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट के अंदर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। और जजेस को सिलेक्ट कौन करेगा? यही करेंगे। ये नए संविधान में बदलाव किया जा रहा है। हाईकोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा। संविधान को इंटरप्रेट करने की ताकत दुनिया के किसी भी देश में ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, उसमें भी इसने पावर ले लिया है। मतलब मुनीर जो कुछ भी कहेगा वही सही होगा। और ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें ये अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को लूटना है वहां की रेयर अर्थ मटेरियल्स, है ना, और दूसरा वहां पे क्रिप्टो का धंधा करना है उसको। तो डेमोक्रेटिक सरकार रहेगी, अमेरिका वहां घुसेगा तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो टीएलपी वाले सब आ जाएंगे। लद्दाख वाले ने धमकी दी है कि अभी मारूंगा मैं मुनीर को। तो डेमोक्रेटिक सरकार के पास ये ताकत ही नहीं है कि अमेरिका के समर्थन में, इजराइल के समर्थन में वहां कोई पॉलिसी ली जा सके। तो आपको क्या करना होगा? तो वहां एक डिक्टेटर बैठाना होगा। डिक्टेटर ऐसे बैठाओगे तो पूरी दुनिया के निशाने पे आ जाओगे। तो संविधान बदल करके डिक्टेटर बिठा दो। मतलब क्या ये मुल्क है? मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए पाकिस्तानियों को। क्या हालत तुम्हारी हो गई है, बस इंडिया से बराबरी करते करते। इंडिया को सबक सिखाने के लिए ये तुम्हारा ये जो है ना गजवाए हिंद करते 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 तुम लोगों ने अपने आप को बंदर बना डाला है। बहुत पैथेटिक खबर है ये। और मुझे तो अब दया भी आ रही है इन पाकिस्तानियों के ऊपर कि क्या मुल्क तुम लोगों ने बना लिया। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।